हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फोर्थ टाइप ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ टाइप को पढ़ने से पहले हमने 3 क्लाइमेटिक फैक्टर्स को कंप्लीट किया है। वो 3 क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा है लाइट के बारे में, उसके बारे में टेम्परेचर के बारे में। थर्ड जो था वो प्रेसिपिटेशन, लाइट, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये 3 क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इन्हें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे फोर्थ क्लाइमेटिक फैक्टर विंड जो है वो प्लांट को कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में किस तरह से उसे इफ़ेक्ट डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। आज के लेक्चर में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये विंड होती क्या है? एयर इन मोशन इज़ नोन एज ए विंड। क्या कहा हमने? हवा में गति को ही हमने विंड कहा है कि हमारे अराउंड जो एयर प्रेजेंट है उसमें मोशन हो, गति हो, तो हम उसे विंड कह रहे हैं। जैसे कि आंधी, बहुत तेज हवा चल रही है तो उसे हमने क्या कहा है? उसे हम विंड कह रहे हैं। विंड को इकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में क्यों लिया गया है? ये किस तरह से इफ़ेक्ट डालती है? सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा विंड का इफ़ेक्ट जो है वो फ्लैट प्लेन्स के अंदर, सी कोस्ट के अंदर, लाइट हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स के अंदर। क्या कहीं पे फ्लैट एरिया हो वहाँ पे हवाएं जो होंगी वो बहुत तेज़ चलती हैं। समुद्री एरिया की तरफ भी हवाएं जो है वो बहुत तेज़ होती है। और हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स कहने का क्या मतलब है? बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर भी विंड जो है वो बहुत तेज़ गति से चल रही होती है। हम देखते हैं कि ना ये जो एयर प्लांट्स लगाए जाते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं? एयर प्लांट्स वो है या विंड प्लांट्स वो है जहाँ पे हम हवा को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये प्लांट्स कहाँ पे लगाए जाते हैं? हवा को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट जहाँ कर रहे हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो मेनली हमें प्लेन एरिया के अंदर या फ्लैट प्लेन्स के अंदर देखने को मिलता है। और कहाँ पे? समुद्री इलाकों के पास में देखने को मिलता है और ऊंचे पहाड़ों पे देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? वहाँ पे ही क्यों ये एयर प्लांट्स लगाए जाते हैं या फिर विंड प्लांट्स लगाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे एयर की या विंड की ये जो मोशन है, गति है, वो बहुत तेज़ है। इसलिए वहाँ पे हम जो एयर को है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये एयर या विंड जो है वो प्लांट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पे कुछ हमने लिखे हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये प्लांट को जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। डायरेक्टली कैसे इफ़ेक्ट कर रही है हवा पौधों को? ये इंक्रीज़ कर देती है किसको? ट्रांसपायरेशन की रेट को इंक्रीज़ कर देती है। ट्रांसपायरेशन की रेट को इंक्रीज़ करने का हमारा क्या मतलब है? ट्रांसपायरेशन कहाँ पे हो रहा है? लीफ की सरफेस पे हो रहा है। लीफ की सरफेस, मानो कि ये कोई लीफ की सरफेस है, यहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ट्रांसपायरेशन होता क्या है? पानी का वाष्प के रूप में बाहर से निकलना। तो इस लीफ के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ये वाष्प एकत्रित हो जाएगी, इस एरिया में नमी होगी। ये इतना इन्वायरमेंट जो है, इतना सा एयर कंडीशन जो है वो थोड़ी ठंडी होएगी एज़ कम्पेयर टू इन लीव्स की सरफेस से दूर जो हवा है वो थोड़ी गर्म होगी। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लीफ की सरफेस से ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर जो है वो लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो रहा है। ये लीफ की सरफेस के अराउंड जो वेपर फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ की ह्यूमिडिटी, यहाँ की नमी जो होगी, आर्द्रता जो होगी, वो इसके नियरेस्ट एरिया से थोड़ी अलग होगी। यदि हवा चल रही है, तेज़ हवा चलती है तो क्या होगा? हवा आई तो उसने यहाँ पे जो नमी वाला एरिया था उसको हटा दिया और यहाँ पे हॉट एयर प्रेजेंट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये जो नमी या फिर कूल एयर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? केवल लीफ की सरफेस के अराउंड। क्यों? क्योंकि ट्रांसपायरेशन की वजह से उसी एरिया के अंदर पानी निकल रहा है, पानी का लूज हो रहा है। पास वाले एरिया में प्लांट्स नहीं हैं तो वहाँ की एयर
हॉट होगी, ड्राई होगी। यदि तेज़ हवा चल रही है तो ये इस एरिया की एयर जो है वो हट जाएगी और इसके पास वाले एरिया की जगह की जो हवा है वो यहाँ आ जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, इन लीफ की सरफेस के ऊपर हॉट एयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होएगा। जैसे जैसे लाइट या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हमने पढ़ा था जैसे जैसे लाइट की वेलोसिटी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे ही ट्रांसपायरेशन की रेट भी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट के अंदर लिखा है कि ये ट्रांसपायरेशन की रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। किस तरह से इंक्रीज़ किया, लीफ की ट्रांसपायरेशन की वजह से, लीफ के अराउंड ट्रांसपायरेशन की वजह से थोड़ा नमी इलाका है, नमी है उस एरिया के अंदर, तेज़ हवा चल रही है, तेज़ हवा चली तो ये नमी वाली एयर जो है वो तो हट जाएगी और हॉट एयर वहाँ पे आ जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, लीफ के अराउंड हॉट एंड ड्राई एयर प्रेजेंट हो जाएगी और वो ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज़ करेगी। फिर हमने सेकंड इफ़ेक्ट के बारे में लिखा है कि डिलीवरिंग हीट टू कूल लीव्स। ये हमने अभी तो पढ़ा कि यहाँ पे लीफ के ऊपर ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या हो रहा है, नमी आ रही है एयर के अंदर। क्यों? क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है बाहर की तरफ, इसलिए यहाँ की एयर जो होगी एज़ कम्पेयर टू इनके नियरेस्ट एरिया की एयर से थोड़ी ठंडी होगी। हुई क्यों ठंडी, कूल क्यों है ये एयर, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ी सी एयर जो है वो कूल है। और जब तेज़ हवा चली तो हुआ क्या, ये कूल एयर तो यहाँ से हट गई, इसकी वजह से हॉट एंड ड्राई एयर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी इस लीफ की सरफेस के ऊपर। तो इस लीफ की सरफेस पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट ये हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा लाइट की वेलोसिटी जो थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, जिससे क्या इंक्रीज़ होगा, ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ होगी। ये दो फैक्टर्स हमने देखे कि ट्रांसपायरेशन की रेट को इंक्रीज़ कर देता है और क्या कर रहा है, कूल एयर को लीफ के अराउंड से हटाकर हॉट एयर को वहाँ पे प्रेजेंट करवा रहा है, डिलीवरिंग हीट टू कूल लीव्स। कहाँ पे, कूल लीव्स के अराउंड हीट को डिलीवर्ड कर रहा है। थर्ड फैक्टर में हमने लिखा है कॉजिंग वेरियस मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज कैसे करवाता है, स्टेम पार्ट प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्टेम जो है वो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो उस पर हम कह रहे हैं कि विंड जो है वो मैकेनिकल डैमेज करवाती है। मैकेनिकल डैमेज कैसे, यदि वहाँ पे बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा है, हवा की गति जो है वो बहुत तेज़ है, तो क्या होगा, आंधी की जब आंधी आती है तो हम देखते हैं कि पौधे से पत्तियाँ झड़ जाती है। तो एक तो क्या करवा रही है, ये लीफ फॉल करवा रही है, पत्तियाँ झड़ जा रही है उस तेज़ हवा की गति की वजह से। और क्या होता है, यदि हवा की गति बहुत तेज़ है तो क्या हो रहा है, कभी कभी हम देखते हैं प्लांट जो है वो जड़ समेत ही उखड़ जाता है। तो यहाँ पे प्लांट में डैमेज हुआ, लीफ झड़ रही है, उनकी ब्रांचेस टूट जाती है तेज़ हवा की गति की वजह से, कभी कभी तो प्लांट पूरा ही उखड़ जाता है। इसलिए हमने कहा कि ये मैकेनिकल डैमेज करती है। कौन करता है, विंड जो है वो प्लांट्स को मैकेनिकल डैमेज करती है। ये तो इनके हुए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। कैसे, अभी तक हमने 3 इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ कर दी और हीट को डिलीवर्ड कर दिया कूल लीव्स की तरफ और मैकेनिकल डैमेज कर दिया। ये 3 जो पॉइंट्स हमने पढ़े ये थे नेगेटिव इफ़ेक्ट। अब हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट। सबसे पहला हमने लिखा है पोलिनेशन। पोलिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, हम पोलिनेशन जो है, विंड जो है वो प्लांट्स में पोलिनेशन में हेल्प करती है। प्लांट्स में प्रेजेंट जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनको विंड जो है वो बहा के ले जाएगी और फीमेल पार्ट तक डिलीवर्ड करने का काम करेगी। लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। कैसे लिमिटेशंस, हवा के थ्रू वो जा रहे हैं पोलिनेशन, तो पोलिनेशन का नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स का नंबर ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हवा के थ्रू जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना हमें पता है कि यहाँ पे फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो डायरेक्टली इसी तरफ आके वो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे।
ऐसा तो नहीं हो सकता, हवा की दिशा तो किसी भी तरफ हो सकती है। तो इतने पोलन ग्रेन्स बनने चाहिए कि वो फीमेल पार्ट तक पहुंच जाए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स को जो है वो पोलन ग्रेन्स मैक्सिमम बनाने पड़ेंगे और छोटे हल्के बनाने पड़ेंगे, और उनके ऊपर कुछ विंग्स जैसा भी होना चाहिए ताकि वो इजीली फ्लोट कर सके एयर के साथ में, इजीली जो है वो उड़ जाए ये पोलन ग्रेन्स जो है वो किसके साथ में, एयर के साथ में। फिर हम देख रहे हैं एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, सीड एंड फ्रूट का डिस्पर्जल। क्या करता है, सीड्स का डिस्पर्जल एंड फ्रूट का डिस्पर्जल जो है वो विंड के थ्रू होता है। डिस्पर्जल करना ही क्यों है, यदि डिस्पर्जल नहीं होगा तो एक ही एरिया के अंदर प्लांट्स ग्रो होते रहेंगे, बहुत कंजस्टेड एरिया हो जाएगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, क्योंकि एक रूम के अंदर बहुत सारे ह्यूमंस को धकेल दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, वैसा ही यदि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे प्लांट्स एक ही साथ उग जाएँ तो उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए प्लांट्स में सीड्स का डिस्पर्जल होना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्पर्जल होगा कैसे, दूर दूर तक सीड्स पहुंचेंगे कैसे, विंड के थ्रू। जैसे जैसे तेज़ हवा चलती जाएगी, इस पर्टिकुलर एरिया में सीड प्रेजेंट है, प्लांट में सीड प्रेजेंट है, तो ये सीड्स जो हैं वो हवा के साथ में किसी दूसरे एरिया में जाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है, सीड्स का और फ्रूट्स का डिस्पर्जल हो सकता है हवा के साथ में। तेज गति से हवा चल रही है तो वो सीड्स को एंड फ्रूट्स को किसी दूसरे एरिया के अंदर डिस्पर्स कर देगी, पहुंचा देगी, और उस एरिया के अंदर भी सेम स्पीसीज़ के प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाएंगे। तो हम क्या देख रहे थे, हमने देखा है कि ये विंड जो है वो कैसे इफ़ेक्ट डालती है, विंड किस तरह से इफेक्ट डाल रही है प्लांट के ऊपर। ये हमने कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखे। नेगेटिव इफेक्ट्स में हमने कहा कि ट्रांसपायरेशन की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर हमने कहा कि ये लीफ के अराउंड कूल एयर को हटा के हीट एयर जो है वो डिलीवर कर देते हैं। फिर हमने कहा मैकेनिकल डैमेज करता है। कौन करता है ये मैकेनिकल डैमेज, विंड की वजह से मैकेनिकल डैमेज होते हैं प्लांट्स के अंदर, पत्तियां झड़ जाएगी, ब्रांचिंग झड़ जाती है, कभी कभी बहुत तेज आंधी तूफान आने की वजह से पूरा पौधा ही उखड़ जाता है, प्लांट जड़ के समेत ही उखड़ जाता है। फिर हमने कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे इसके कि पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन हो रहा है प्लांट्स में, पोलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल पार्ट तक या फीमेल स्ट्रक्चर तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये सीड्स का और फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। किसी एरिया के अंदर या किसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर फ्रूट्स सीड्स हैं तो तेज़ हवा की वजह से वो सीड्स जो होंगे उड़कर किसी दूसरे एरिया में डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। किसकी वजह से, विंड की वजह से। हम एक फोर्थ क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्लाइमेटिक फैक्टर है क्या, ह्यूमिडिटी। क्या, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी जो है हम देखते हैं कि किसी एरिया के अंदर हमें नमी महसूस होती है। जब बारिश हो रही होती है तो ऐसे इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा नम लगता है, उसमें नमी फील होती है। ये है क्या, ये ह्यूमिडिटी है। वहाँ पे वाटर जो है इनविजिबल फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनविजिबल वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसे ही हम ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। क्या, इन्वायरमेंट में, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में इनविजिबल फॉर्म में वाटर का वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होना ही ह्यूमिडिटी कहलाती है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। ये ह्यूमिडिटी है क्या, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी है क्या, वहाँ पे नमी होगी। इन्वायरमेंट में नमी है किस वजह से, वहाँ पे वाटर जो है वाष्प की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक पर्टिकुलर एरिया का ह्यूमिडिटी जो है वो दूसरे एरिया के कंपैरिजन में दोनों में अलग अलग ह्यूमिडिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि किसी एरिया के अंदर प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे डिज़र्ट के अंदर प्लांट्स बहुत कम ग्रो करते हैं।
तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी आ किस वजह से रही है? एक तो उसका रीज़न है ट्रांसपायरेशन, सेकंड उसका रीज़न है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? वाष्पीकरण। नदी के अंदर, तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर जो पानी है वो वाष्प के फॉर्म में ऊपर की तरफ इन्वायरमेंट में उड़ना इवेपोरेशन, ये वाष्पीकरण कहलाता है। तो नमी 2 रीजन्स की वजह से हो रही है। पहला रीज़न हमने कहा ट्रांसपायरेशन, सेकंड हमने कहा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इन 2 मेन रीजन्स की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया की ह्यूमिडिटी होती है। और ह्यूमिडिटी से प्लांट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? ह्यूमिडिटी प्लांट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस पे, प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे इफ़ेक्ट डालती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस पे कैसा इफ़ेक्ट डालती है। यदि किसी एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा है तो वहाँ प्रेजेंट प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। क्या पानी जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन कंडीशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। यदि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और इस एरिया के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो वाटर के मॉलिक्यूल किस तरफ मूव करेंगे? ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। कहाँ पे? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। और कब तक मूव करेंगे? जब तक कि दोनों जार के अंदर पानी की मात्रा सिमिलर ना हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि ये ह्यूमिडिटी जो है वो ट्रांसपायरेशन की रेट पे इफ़ेक्ट डालती है। यदि हमने कहा कि किसी एरिया की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ की ट्रांसपायरेशन की रेट कम होगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इन्वायरमेंट में पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है बारिश की वजह से। यदि एक कंडीशन ले लें हम कि बारिश हो रही है तो इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, प्लांट्स के अंदर मिट्टी में भी पानी ज़्यादा है। यहाँ पे हमने कहा ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो ट्रांसपायरेशन की रेट कम। ट्रांसपायरेशन की रेट कम क्यों है? ट्रांसपायरेशन होता क्या है? पानी का बाहर की तरफ लॉस होना होता है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी पानी की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। कंसंट्रेशन हाई है तो होगा क्या? तो लीफ पे प्रेजेंट की जो स्टोमेटा है उनसे वाटर बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा और ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी यदि इसको वाटर को बाहर की तरफ मूव करवाना है। लेकिन ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो होती है हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये एक ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू होती है। ये पैसिवली ही हो जाती है, इनके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। यदि हमें यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर्ड करना पड़ेगा तो हमें एटीपी खर्च करके पानी को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती जाएगी ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह प्लांट्स में जितनी भी प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो पानी पर डिपेंड करती है वो भी इनके साथ साथ में प्रभावित होगी। आज हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा कि ये विंड जो है वो प्लांट को कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो हमने कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स देखे, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स देखे। नेगेटिव फैक्टर में हमने देखा कि प्लांट के पार्ट्स को डैमेज कर देती है, ट्रांसपायरेशन की रेट को इंक्रीज़ कर देती है। ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ कैसे हुई? क्योंकि लीफ के अराउंड जो ठंडी हवा थी, कूल एयर थी, तेज़ हवा चलने की वजह से वो हवा तो हट गई, वहाँ पे हीट
एयर हॉट एंड ड्राई एयर जो थी वो आ गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हुई। फिर हमने कहा पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन से थे, पॉलिनेशन करवाता है और सीड्स का फ्रूट का डिस्पर्सल करवाता है। फिर हमने फोर्थ क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा कि ये ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी को आर्द्रता कहते हैं, इन्वायरमेंट में कितनी नमी है उसे ही हमने ह्यूमिडिटी कहा। ह्यूमिडिटी किस तरह से प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे इफेक्ट डालती है। ह्यूमिडिटी, जिस एरिया की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ की ट्रांसपायरेशन रेट कम होगी। ट्रांसपायरेशन रेट कम क्यों हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर पानी की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है। यदि प्लांट को ट्रांसपायरेशन करना है, वाटर का लॉस करना है, तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और वहाँ पे ऑलरेडी इन्वायरमेंट में वाटर कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि वाटर बाहर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लेक्चर को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।